All right. Good evening. Good evening, everybody. So Good look evening, at sir. look at this bottom figure, everyone. So we have two resistances, 8 ohm and 2 ohm. I hope everyone is ready with your notebooks and pens. So we have two resistances, 8 ohm and 2 ohm, which is connected to a battery of 20 volt. Okay, नीचे वाली फिगर देख रहे हैं ब्लैक कलर में. सो 8 ओम और 2 ओम हमारे पास दो रेजिस्टेंस ये सीरीज में लगा रखे हैं मैंने. बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है. सीरीज में मैंने इनको कनेक्ट कर रखा है. अब तुमको बताना है कि दोनों रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो कितना कितना होगा. You have to calculate the voltage drop across 8 ohm and 2 ohm resistance. 16 volt and 4 volt. Yes, sir. Yes, 16 volt. 16 and 4. Four. Very good. Because this is 20. तो टोटल बन जाएगा ये 8 + 2 which is equal to 10. तो मतलब कि टोटल जो करंट फ्लो करेगा यहां से दैट करंट वुड बी 2 एम्पियर. तो अगर यहां से 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा होगा तो 2 एम्पियर वो पूरा का पूरा तार में से 2 एम्पियर फ्लो करेगा. तो यहाँ पे जो ड्रॉप हो जाएगा दैट ड्रॉप विल बी इक्वल टू V इज इक्वल टू IR. इन्होंने हमको बताया V इज इक्वल टू IR. उसके हिसाब से यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा 16 वोल्ट. और फिर उसके बाद तुम्हारे पास दो तरीके हैं अगले वाला ड्रॉप कैलकुलेट करने के. तुम्हारे पास दो तरीके हैं. You can say this drop across 2 ohm resistance is 20 minus 16 क्योंकि टोटल तुमको पता है 20 ड्रॉप हो रहा है. तो 20 में से तुम 16 निकाल सकते हो. दैट विल गिव यू 4 वोल्ट. या फिर तुम इस करंट को 2 एम्पियर को इस 2 से मल्टीप्लाई कर दो. दैट विल गिव यू 4 वोल्ट. बेसिकली तुम दोनों तरीके से अपना आंसर निकाल के अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हो. मैं थोड़ी सी चेंज कर रहा हूं पूरे के पूरे सर्किट में. ये जो नीचे हमारी बैटरी अभी 20 वोल्ट की थी ना, इसको तुम 10 वोल्ट कर दो. नाउ द बैटरी इज ऑफ 10 वोल्ट. अब कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा दोनों रेजिस्टर्स के अक्रॉस? 8 and 2. 8 and 2. So now this drop would be 8 and 2 because उसी तरीके से करेंगे हम एक बार. टोटल मेरे पास रेजिस्टेंस हो जाएगा 10. तो करंट जो यहां से फ्लो करेगा दैट विल बी 1. और करंट अगर 1 फ्लो करेगा तो यहां पे ड्रॉप विल बी इक्वल टू 8 और यहां पे ड्रॉप विल बी इक्वल टू 2. राइट, वेरी सिंपल. मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दूं क्वेश्चन को. नाउ द बैटरी इज 35 वोल्ट. बैटरी इज 35 वोल्ट. अब ये कुछ सिंपल नंबर नहीं बचा, ये बड़ा अजीब सा नंबर बच गया 35. Now, what is the potential drop across both the resistors? $28 and 7. 28 and 7, yeah. So, जो मैं चीज चाहता हूं कि तुम रियलाइज करो कि ये फर्क नहीं पड़ता कि हमारा बैटरी कितने पावर की है. यहाँ पे तुम 10 वोल्ट की बैटरी लगाओ, 20 वोल्ट की बैटरी लगाओ, 100 वोल्ट की बैटरी लगाओ, और यू कैन हैव अ कॉम्प्लेक्स नंबर लाइक 37.5 वोल्ट की बैटरी लगाओ. तुम किसी भी पावर की बैटरी लगाओ, जो पोटेंशियल का ड्रॉप होगा हमारे पास, this drop of potentials will always be in the ratio of 4:1. राइट, क्योंकि दोनों रेजिस्टेंसेस में से करंट फ्लोइंग विल बी द सेम. सो अगर दोनों में से करंट फ्लोइंग इज सेम देन द रेशियो ऑफ पोटेंशियल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेस. तो अगर मैं तुमको सीधा बोल दूं कि यहाँ पे जो हमने बैटरी कनेक्ट की है, दिस बैटरी इज इक्वल टू लेट्स से 40 वोल्ट. अगर ये बैटरी 40 वोल्ट की है तो हमको ये पता है यहाँ पे जितना भी ड्रॉप होगा, लेट्स से दिस ड्रॉप 2 ओम के अक्रॉस ड्रॉप इज x. तो 8 ओम के अक्रॉस ड्रॉप इज गोइंग टू बी 4x क्योंकि करंट दोनों में से सेम फ्लो कर रहा है. ठीक है, तो तुमको पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने की जरूरत नहीं है. करंट दोनों में से सेम फ्लो कर रहा है. तो इसका मतलब 2 ओम के अक्रॉस अगर x ड्रॉप हो रहा है तो 8 ओम के अक्रॉस वी आर गोना हैव 4x ड्रॉप. तो टोटल तुम मान सकते हो टोटल इज 5x ड्रॉप and this total is equal to 40. यहां से you can calculate x is equal to 8 volt.
तो मतलब कि 2 ओम के अक्रॉस जो ड्रॉप होगा दैट विल बी इक्वल टू 8 वोल्ट, और 8 ओम के अक्रॉस जो ड्रॉप होगा तुम इस तरह से निकाल सकते हो 4x विच इज इक्वल टू 32, या फिर तुम ये भी बोल सकते हो दिस इज 40 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 32. मेकिंग सेंस एवरीवन प्लीज? ओके. अच्छा, अभी ऊपर वाली डायग्राम को देखो थोड़ा सा, ठीक है? ऊपर वाली डायग्राम में हमारे पास दो रेजिस्टेंसेस हैं, 2 ओम एंड 4 ओम. ये थोड़े से अलग लगे हैं, ये पैरेलल में लगे हैं. नीचे वाले क्वेश्चन में क्या कर रहे थे? नीचे वाले क्वेश्चन में हम बार बार बैटरी को चेंज कर रहे थे. मैं बार बार बैटरी को चेंज करके तुमको बता रहा था कि बताओ कितना कितना ड्रॉप होगा, क्योंकि वो लगे थे सीरीज में. तो सीरीज में मैं तुमसे बार बार क्या क्वेश्चन पूछ रहा था कि ड्रॉप बताओ कितना कितना ड्रॉप हो रहा है दोनों के अक्रॉस. ऊपर वाले दोनों लगे हैं पैरेलल में, तो मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा बदल जाएगा, क्योंकि ये पैरेलल में लगे हैं. अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा, बताओ दोनों वायर में से करंट कितना जा रहा है ना? नीचे नीचे वाले क्वेश्चन में अगर मैं तुमसे पूछता कि बताओ 8 ओम में से करंट कितना जा रहा है या 2 ओम में से करंट कितना जा रहा है, तो तुम बोलोगे यार ये क्या क्वेश्चन है, दोनों में से सेम ही करंट जा रहा है ना? तो जो भी तुम्हारा आंसर आएगा, एक ही क्वेश्चन पूछो ना हमसे, क्योंकि दोनों में से सेम ही करंट फ्लो कर रहा है. अब ऊपर वाले लगे हैं दोनों पैरेलल में, तो मैं अपना क्वेश्चन बदल रहा हूं. अब मैं तुमसे पूछूंगा, बताओ ऊपर वाली वायर में से कितना करंट जा रहा है, नीचे वाली वायर में से कितना करंट जा रहा है. अब मैं तुमको पोटेंशियल ड्रॉप वाला क्वेश्चन नहीं पूछ रहा. क्यों नहीं पूछ रहा पोटेंशियल ड्रॉप वाला क्वेश्चन? क्योंकि दोनों पैरेलल में लगे हैं. तो अगर ऊपर वाले केस में मैंने तुमसे पूछ लिया, बताओ 2 ओम में से पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, 4 ओम वाले में से पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, तो तुम मुझसे बोलोगे यार एक ही बार पूछ लो ना, क्योंकि दोनों में सेम ही पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, क्योंकि दोनों पैरेलल में लगे हैं. तो ऊपर वाली डायग्राम में मैं अपना क्वेश्चन थोड़ा सा बदल रहा हूं. यहां पे लेट्स से करंट आया इधर से 18 एम्पेयर का. मेरे को पता नहीं कितनी बैटरी कनेक्ट की है मैंने, वो भी तुम निकाल सकते हो कितनी बैटरी है, लेकिन हमने कुछ बैटरी कनेक्ट कर दी. मेरे को उससे मतलब नहीं है कितनी बैटरी है. मुझे ये पता है कि बैटरी कनेक्ट करने के बाद इस तार में से 18 एम्पेयर करंट आया, और उसमें से ये 18 एम्पेयर करंट दो पार्ट्स में बंट गया. दिस इज I1 and I2. Can you calculate I1 and I2? Is it possible to calculate I1 and I2 first of all? If yes, then what are the values of I1 and I2? ध्यान रखना तुमको बैटरी के बारे में कुछ नहीं दे रखा. बैटरी 50 वोल्ट की हो सकती है, 100 वोल्ट की हो सकती है, 10 वोल्ट की हो सकती है. ट्वेल्व एंड सिक्स. 12 कौन सा 12 है इसमें से? I1 I2? I1. I1 is 12 and I2 is 6. Yes, absolutely correct. I1 is 12 and I2 is 6. ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, इवन दो हमको ये नहीं पता कि बैटरी की वैल्यू कितनी है. मेरे को नहीं पता कि कितना वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है. आई डोंट नो व्हाट इज द ड्रॉप इन वोल्टेज, लेकिन मेरे को ये पता है कि जितना भी ड्रॉप हो रहा है वोल्टेज का, वो दोनों के अक्रॉस सेम ही हो रहा है ना. Drop across the first resistance is equal to the drop across the second resistance. So can I say, according to this guy, George Simon Ohm, we can say I1 into R1 is equal to I2 into R2. क्या हम ये भी बोल सकते हैं? Now, ऊपर वाला जो resistance है R1, this is R1, okay? And this is R2. Now, ऊपर वाला जो resistance है, that is half of the नीचे वाला resistance. That means ऊपर वाला current is going to be double the current in the bottom wire. तो क्या हम बोल सकते हैं कि अगर नीचे करंट x फ्लो कर रहा है तो ऊपर करंट 2x फ्लो करेगा? नो प्रॉब्लम. और अगर नीचे करंट x फ्लो करेगा, ऊपर करंट 2x फ्लो करेगा, तो टोटल करंट 3x फ्लो करेगा. और 3x हमको पता है ये टोटल कितना है, 18, बिकॉज करंट इज अ टेंसर क्वांटिटी. अगर हमको टेंसर अभी नहीं समझ में आता, तुम स्केलर मान लो. करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी. जिस तरह से तुम नॉर्मल किसी भी स्केलर क्वांटिटी को ऐड करते हो, जैसे 2 पेंस प्लस 3 पेंस इज इक्वल टू 5 पेंस, उसी तरह से करंट 18 एम्पेयर अगर किसी तार में से आ रहा है, तो वो 18 एम्पेयर दोनों तार में बंट जाएगा. So 3x is equal to 18 and this should give you x is equal to 6. That means जो नीचे वाली तार में से करंट फ्लो कर रहा है, that is equal to 6 एम्पेयर.
अब ऊपर वाली तार में से जो करंट फ्लो कर रहा है इसको कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। या तो तुम सीधा ही बोल दो कि यहां से 18 आया, 6 नीचे चला गया, तो ऊपर कितना गया होगा 12 एम्पियर। या फिर तुमको फॉर्मूला पता है कि ऊपर 2x गया है एंड 2 टाइम्स x इज इक्वल टू 6 विच इज इक्वल टू 12 एम्पियर। तुम दोनों तरीके से इसको कर सकते हो। ओके, ये दो कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखना। इन दोनों चीजों को ध्यान में रख के हम अभी सॉल्व करेंगे कुछ बड़े बड़े क्वेश्चंस। So you have a 5 volt battery and you have a combination of resistors which are in series and parallel. पहले क्वेश्चन सुन लो, क्वेश्चन क्या है। यहां से कुछ करंट चलेगा, उसको मैं बोल रहा हूं, मान लो आई टी बोल देते हैं, आई टी। टी का मतलब टोटल। यहां से कुछ करंट चलेगा आई टी, और ये जो आई टी है ये दो पार्ट्स में बढ़ जाएगा। लेट्स से इधर आगे चला गया आई वन, इधर चला गया नीचे आई टू। तो ये जो आई टू हुआ है ये 4 ओम से पास करेगा, फिर 8 ओम से भी आई टू ही पास करेगा। और आई वन जो आगे चला गया ये फर्दर आगे जाके दो पार्ट्स में बंट गया। दिस इज आई थ्री एंड आई फोर। ओके, और ये आई फोर जब ऊपर से नीचे आएगा तो यहां पे भी आई फोर ही आएगा, और जो आई थ्री इधर से आ रहा होगा तो यहां से आई थ्री आएगा। तो दोनों ये मिल जाएंगे, आई फोर और आई थ्री दोनों आपस में मिल जाएंगे। और यहां पे मैं क्या लिखूं, आई, एनीवन? I3 plus I4. या दैट इज इक्वल टू I3 plus I4 is equal to I3 plus I4 की वैल्यू कितनी है, एनीवन? Sir, I1. I1, no? So you see 7 is equal to 3 plus 4. अगर हम बोलें कि मेरे पास एक नंबर है 7 जो दो पार्ट्स में बट गया, 3 और 4। फाइनली अगर मैं तुमसे ये पूछूं 3 plus 4 कितना होता है, तो तुम बोलोगे 3 plus 4 7 होता है। क्यों होता है 3 plus 4 7? क्योंकि 7 को अगर मैं बांटना चाहूं तो 3 और 4 में बांट सकता हूं। ऊपर हमारे पास I1 आया था एक जगह पे, I1 को हमने डिवाइड कर दिया था I3 और I4 में। तो इसका मतलब जब I3 और I4 साथ में दोबारा से मिलेंगे तो ये I1 बना देंगे। ऊपर से यहां से मेरे पास आ रहा है I2। सो यहां पे जो करंट वापस आएगा, हाउ मच इज दिस करंट? Come on, how much is this current? I total. I total, of course, right? Because यहां से I1 वापस आ रहा है, ऊपर से I2 वापस आ रहा है, और I1 और I2 का अगर हम ऐड कर दें, so this gives me the total current IT। तो अगर तुम ध्यान दो, मैं ये सारा एनालिसिस क्यों कर रहा हूं? बिकॉज आई वांट यू टू अंडरस्टैंड, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट कभी लूज नहीं होता। व्हेन आई से करंट, बेसिकली चार्ज कैरियर्स, जो भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऐसा नहीं होगा कि कोई भी रेजिस्टेंस, व्हेन आई से रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मींस अ फैन। Please understand this very carefully. When I say resistance, resistance means a tube light or a fan or an AC or a geyser or whatever. A resistance is an electrical device. कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है वो कभी भी तुम्हारे चार्ज को खा नहीं जाएगा। समझ रहे हो? बैटरी क्या करती है, तुम्हारी कॉपर की तार में चार्ज कैरियर्स हैं। अगर तुम बाजार से कॉपर की तार ले आओ और इंसुलेटेड होती है वो, क्योंकि उनको पता है, मैन्युफैक्चरर को पता है कि एक दिन इनको क्या करना है, इसको कनेक्ट करना है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में लगाना है। लेकिन अगर तुम उसकी इंसुलेशन उतार दो, कॉपर की वायर को तुम सीधा ऐसे पकड़ के खड़े हो जाओ, फिर भी तुमको करंट नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? तुम बोल सकते हो कि भाई इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये करंट मार सकती है, लेकिन तुम आराम से उसको पकड़ के खड़े रहते हो तार को। क्यों नहीं करंट लगता? क्योंकि अभी तक बैटरी नहीं कनेक्ट किया। चार्ज कैरियर्स बहुत ज्यादा हैं, इलेक्ट्रॉन्स उसमें मिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं एक वायर में, लेकिन जब तक तुमने बैटरी नहीं कनेक्ट की, उन इलेक्ट्रॉन्स को चलाने वाली अभी फोर्स नहीं आई है।
तो बैटरी क्या करती है बेसिकली, अगर हम बोले बैटरी लगा दी हमने 5 वोल्ट की, तो बैटरी ऐसा नहीं है कि बैटरी तुमको करंट प्रोड्यूस करके दे देगी, है ना। ये जो भाई साहब ऊपर बैठे हैं इन्होंने ये नहीं बोला कि V इज इक्वल टू आई आर, का मतलब ये नहीं है कि जब तुमने बैटरी लगा दी बैटरी से करंट क्रिएट हो गया, चार्ज करियर्स क्रिएट हो गए। चार्ज करियर्स क्रिएट नहीं होते। बैटरी का मतलब सिर्फ इतना है कि कितनी पावर के साथ तुम उन चार्ज करियर्स को घुमा सकते हो। अगर तुम्हारा यहां से आई टोटल चला तो उधर से आई टोटल ही वापस आ जाएगा। अगर मैंने यहां पे 10 वोल्ट की बैटरी लगा दी, 10 वोल्ट की बैटरी लगाने का मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जितने अभी इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अभी ज्यादा पावर के साथ मूव करेंगे। ज्यादा पावर के साथ मूव करेंगे मतलब जितने टाइम में वो पहले ट्रेवल कर रहे थे अब उससे हाफ टाइम में ट्रेवल करेंगे, इसीलिए मेरा करंट भी हो जाएगा डबल। तो बैटरी कभी भी चार्ज करियर को प्रोड्यूस नहीं करती है, बैटरी बेसिकली चार्ज करियर को चलाने का काम करती है। सो नाउ इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन हमारे पास बहुत सारे, कुछ लोगों ने ऑलरेडी शुरू कर दिया होगा इसको करना। हमारे पास अलग अलग रेजिस्टेंसेस हैं and you have different values of currents IT, I1, I2, I3, I4, I6, whatever, from I1 to I4 or फिर I total. Please find all these values I1, I2, I3, I4 and I total. और फिर उसके बाद हम निकालेंगे वोल्टेज ड्रॉप्स कि कहां कहां पे कितना कितना वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है। ओके, प्लीज डोंट स्टॉप ट्राइंग, इसको कोशिश करते रहो, ठीक है। हो सकता है तुम बीच में कहीं स्टक हो गए होगे, बट स्टिल कीप ट्राइंग दिस।
ओके, एनीवन? आई टोटली बता दो यार, एटलीस्ट वो तो आसान था. व्हाट इज द टोटल करंट? चलो हम करते हैं, ठीक है इसको. सो सबसे पहले तो बिना कुछ लिखे टोटल करंट निकालने की कोशिश करते हैं. मैं कुछ एरियाज को मार्क करता जाऊंगा, तुमको बताना है कि इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है. सबसे पहले तो ये जो एंड वाली वायर है मेरे पास, दिस इज 2 ओम एंड 2 ओम. अगर इस 2 ओम और 2 ओम, दैट मींस R6 और R7, अगर इस 2 ओम और 2 ओम को मेरे को हटा के एक सिंगल रेजिस्टेंस लगाना है, तो उस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो सकती है? क्या लिखना पड़ेगा मेरे को यहाँ पे? 4 ohm. 4 ओम, ऑब्वियसली यस. तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4 ओम. और अभी भी कुछ सिंपलीफाई तो हुआ नहीं, अभी भी बहुत बड़ा सर्किट है. तो मैं काम करता हूं, थोड़ा सा और सिंपलीफाई करता हूं. अगर इस पूरे सर्किट को हटा के मेरे को एक वैल्यू लिखनी होती, तो इस पूरे सर्किट को हटा के मैं क्या वैल्यू लिखता? 2 ohm, because यहाँ पे 4 and 4 are in parallel. So you can say basically this is 2 ohm. और अगर इसको भी मेरे को इंक्लूड करना होता बीच में, तो हम सिंगल सर्किट की क्या वैल्यू लिखते? I'm sorry, 12, yes, because this is 10 and 2. 10 and 2 को हमने लगा रखा है सीरीज में, so this gives me 12. So this is 12. इसको साइड में रख दो, ये हो गया 12. ठीक है, तो यहां पे हम लगाएंगे 12. और ये जो बीच में एक लाइन बन रही है हमारे पास, ये वाली लाइन, इसकी जगह पे अगर मेरे को एक वैल्यू लिखनी होती, तो इसको हम क्या लिखते? 4 plus 8, which is also equal to 12. So ये भी बन गया 12 और ये भी बन गया 12, और ये दोनों 12 और 12 पैरेलल में लगे हुए हैं. मतलब कि इस पूरे सर्किट की जगह पे मेरे को अगर एक वैल्यू लिखनी होती, तो मैं क्या लिख सकता था? 6. और 6 के साथ में अगर ये 4 भी हम बीच में ले लें, तो मतलब कि सारे रेजिस्टेंसेस की जगह पे अगर हमको एक सिंगल वैल्यू लिखनी होती, दैट वैल्यू वुड हैव बीन 4 plus 6, which is equal to 10. इसका मतलब करंट फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर. प्लीज गिव मी अ थम्स अप. Because the net resistance is 10 ohm and the net voltage is 5 volt. इसका मतलब total I total is equal to 0.5 एम्पियर. ठीक है, इसको हटा देते हैं सबको. I total is 0.5 एम्पियर. अगर I total 0.5 एम्पियर है, I total 0.5 एम्पियर है, तो क्या हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे कितना ड्रॉप हो रहा होगा? इवन दो हमसे पूछा नहीं गया क्वेश्चन में, मैं जस्ट वैसे ही कैलकुलेट करना चाहता हूँ. यहाँ पे कितना ड्रॉप हो रहा होगा? 4 into करंट, 2 पॉइंट, करंट इज 0.5, तो मतलब कि यहाँ पे ड्रॉप कितना हो रहा होगा? 2 वोल्ट का. मतलब कि ये जो 5 वोल्ट की हमारी बैटरी है, 5 वोल्ट की बैटरी में से 2 वोल्ट का ड्रॉप तो यहीं पे हो रहा है सीधा सीधा. और उसके बाद जो बाकी बचा 3 वोल्ट है, वो आगे जाके डिस्ट्रीब्यूट होगा. वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो हम बाद में चेक करेंगे. और मेरे को एक और चीज पता चल गई, इसको हम किसी अलग रंग में लिखते हैं. just to bifurcate this whole thing, मैं जस्ट क्लैरिटी के लिए क्या कर रहा हूँ, करंट वाले को मैं मार्क कर रहा हूँ एक डिफरेंट कलर में. लेट्स से दिस इज 0.5 एम्पियर करंट यहां से चला. पूरा वोल्टेज का भी हम देखेंगे, कैसे कैसे वोल्टेज, कितनी कितनी वोल्टेज ड्रॉप हुई अलग अलग जगह पे. करंट भी हम चेक करेंगे. 0.5 एम्पियर करंट तो टोटल करंट है. अब हमको चेक करना है आगे जाके किस तरह से ये करंट डिवाइड होगा. ओके, अब एक बार मैं वापस अपनी उसी स्लाइड पे आ रहा हूं, करंट डिवीजन वाली स्लाइड पे. यहां पे हमने क्या कैलकुलेट किया था कि अगर 18 एम्पियर करंट वहां से चला है, if 18 ampere current is the total current,
और मेरे पास जो वायर्स में रेजिस्टेंसेस दे रखे हैं दैट इज 2 ओम एंड 4 ओम। तो जो करंट डिवाइड हो जाता है दैट डिवीजन इज आल्सो इन द रेशियो ऑफ 2:1, मतलब कि ऊपर करंट हमारे पास आ जाता है 12 एम्पेयर और नीचे करंट आ जाएगा हमारे पास 6 एम्पेयर। सो दिस विल बी 12 एम्पेयर एंड 6 एम्पेयर। अगर मैं रेजिस्टेंसेस की वैल्यू थोड़ी सी चेंज कर दूं, तुम सोच के देखो, बड़े ध्यान से बताना मेरे को, अभी 5 सेकंड में आने वाला ये आंसर है, ठीक है। अगर रेजिस्टेंसेस की वैल्यू मैं यहाँ पे चेंज कर दूं, लेट्स से दिस इज 20 ओम and this is also 20 ohm. Now, can you tell me the value of I1 and I2? 9 ampere. 9 each, right? 9 Yes, sir. each because क्योंकि मेरे को सिमेट्री से पता चल रहा है यार, सीधा सीधा मेरे को दिख रहा है कि अगर 18 एम्पेयर करंट आया और उसके सामने दो रास्ते जा रहे हैं और वो दोनों रास्तों पे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है दैट इज 20, मतलब कि जो एम्पेयर करंट आया, जितना भी एम्पेयर करंट आया वो हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा, है ना। क्योंकि कुछ डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस ही नहीं है यहाँ पे, जब इक्वली है हर तरफ तो इक्वलेंट करंट डिवाइड हो जाएगा, है ना, इक्वल करंट डिवाइड हो जाएगा हर डायरेक्शन में। सो दिस इज गोना बी 9 एम्पेयर एंड दिस इज आल्सो गोइंग टू बी 9 एम्पेयर। नाउ यहां से हमारे पास करंट चला था 0.5 एम्पेयर, थोड़ा सा करंट चला गया आगे, इसको हम बोल रहे हैं I1, थोड़ा सा करंट चला गया नीचे, इसको हम बोल रहे हैं I2। अब थोड़ा सा ध्यान से बताना मेरे को, ठीक है। एक बार दोबारा से मैं तुमको वही क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अगर हम इतना पार्ट लें, इतने पार्ट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है? 12. 12। और इतने पार्ट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना था? 12. तो क्या मैं बोल सकता हूं I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू 0.25 एम्पेयर? Yes, sir. Yes, sir. क्या ये वही कहानी बन गई है ना, बिल्कुल एकदम से, कि एक करंट तुम्हारे पास आया और उसके सामने दो रास्ते थे, दोनों रास्ते एग्जैक्टली सेम। क्या ये दोनों रास्ते भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है ना? क्योंकि दोनों तरफ जो रेजिस्टेंस लगी हुई है, यहाँ भी 12 वोल्ट की रेजिस्टेंस लगी है, उधर भी 12 वोल्ट की रेजिस्टेंस लगी है, मतलब कि दोनों तरफ जो भी करंट जाएगा दैट विल बी द एग्जैक्ट सेम करंट। तो इसका मतलब I1 is equal to I2 and both of them are equal to 0.25। तो हमारे पास थोड़ा सा आंसर आ गया कि I1 is 0.25 और नीचे जो I2 जाएगा this is also equal to 0.25। अब एक चीज हम यहां से और बता सकते हैं कि अगर ये जो I1 है this is 0.25, I1 0.25 है, तो ये जो 10 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा हुआ है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल का ड्रॉप कितना हो जाएगा? दिस विल बी 2.5 वोल्ट। क्या ये सही है? Yes. सो दिस पोटेंशियल ड्रॉप is going to be equal to 2.5 वोल्ट। लेकिन हम इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, हमको कुछ लेना देना नहीं है पोटेंशियल ड्रॉप से, क्योंकि पूछा नहीं गया। हमें बेसिकली कैलकुलेट करना था I टोटल, जो हमने ऑलरेडी कर लिया। उसके बाद हमको निकालना था I1, जो हमने निकाल लिया। फिर उसके बाद हमको निकालना था I2, जो भी हमने निकाल लिया। और उसके बाद हमको निकालना है I3 और I4। नाउ वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन I3 एंड I4। अब ध्यान से सुनना, यहां तक हमारे पास जो करंट पहुंचा है दिस करंट इज इक्वल टू 0.25 एम्पेयर। यहां तक करंट पहुंचा है 0.25 एम्पेयर। एक बार दोबारा से वही चीज करते हैं, दिस रेजिस्टेंस इज 4 ओम एंड इक्विवेलेंट ऑफ दिस रेजिस्टेंस इज आल्सो 4 ओम, मतलब कि ये जो 0.25 एम्पेयर है ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, I3 and I3 and I4, and both of them would be equal to 0.125 ampere। सही है ना? Yes, sir. So यहाँ पे जो हमारे पास आगे करंट गया दिस इज 0.125 एम्पेयर, और जो नीचे करंट जाएगा दिस करंट शुड आल्सो बी इक्वल टू 0.125 एम्पेयर। अब यहां से तुम किसी भी रेजिस्टर का कुछ भी पता कर सकते हो। आगे जाके हम देखेंगे, हम निकालेंगे पावर, निकालेंगे हम उसकी हीटिंग पावर, निकालेंगे हम ये भी कैलकुलेट करेंगे कि ये जो रेजिस्टेंस लगा है इसकी वजह से कितना मेरा बिजली का खर्चा आएगा।
तो हमने करंट निकाल लिया बेसिकली, कौन सी वायर में कितना करंट जाएगा, यहाँ पे करंट निकाल लिया, इस वायर का 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 करंट निकाल लिया। अगर हमने सारी वायर्स का करंट निकाल लिया तो मतलब कि हमने सब कुछ निकाल लिया। अब किसी के भी अक्रॉस अगर तुमको पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है, तुम बड़े इजीली पोटेंशियल ड्रॉप निकाल सकते हो। तुमको सिंपली फॉर्मूला लगाना है, V इज इक्वल टू IR। ओके, सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू द क्वेश्चंस। और अब अगला क्वेश्चन जो है मैं चाहता हूं, ये थोड़ा सा आसान है। आई वॉन्ट यू टू आंसर दिस ऑल बाय योरसेल्फ, ठीक है, इसमें कोई भी तुमको हेल्प नहीं मिलेगी। द क्वेश्चन इज, तुम्हारे पास 4 रेजिस्टेंसेस हैं, R1, R2, R3 और R4। जो R1 के अक्रॉस करंट जा रहा है दैट इज I1, R2 के अक्रॉस करंट इज I2, R3 के अक्रॉस करंट इज I3, R4 के अक्रॉस करंट इज I4। यू हैव टू कैलकुलेट I1, I2, I3, I4। और एक काम करना, उसके बाद तुम पोटेंशियल ड्रॉप भी निकाल दो, V1, V2, V3 एंड V4। थोड़ी सी कैलकुलेशन मेरे को अजीब लग रही है इसकी, है ना, डेसिमल वेसिमल में आंसर आएगा ना। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस क्या आ रहे हैं, डेसिमल्स में आ रहे हैं क्या? Yes, sir. ओके, ओप्स यार, दिस इज ना, दिस इज 24 ओम, मैंने अभी रियलाइज किया तुमको। ओके, दिस इज 24 ओम। हाँ, तुमको दिख नहीं रहा था ना पहले? Yes, sir. ओके, सो दिस इज 24 वोल्ट बैटरी। और तुमको निकालना है कि सारे रेजिस्टर्स, फॉर ईच रेजिस्टर calculate what is the current flowing through this resistance and also calculate what is the voltage drop across each resistor। तो जितना मुझे समझ में आ रहा है, पहले तुम्हें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा R1 और R2 का, फिर उसके बाद तुमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा R3 और R4 का,
यहां से तुमको रेशो मिलेगी कि किसके अक्रॉस कितना कितना वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है। वोल्टेज ड्रॉप की रेशो निकालनी पड़ेगी, फिर वहां से तुम्हें एक्चुअल में वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट करना पड़ेगा R1 के अक्रॉस और R3 के अक्रॉस। फिर वहां से तुमको करंट की वैल्यूज मिलेंगी। चलो जी करके देखते हैं, ठीक है। हम किसी का आंसर आ गया तो बीच में ही बोल देना अनम्यूट करके। सबसे पहले तो अगर इस सर्किट को हमें थोड़ा सा रीड्रॉ करके देखें, सो दिस इज 24 वोल्ट की बैटरी, और यहां से मेरे पास है 2 रेजिस्टेंसेस। ये 2 कैसे रह गए? क्योंकि मैं इक्विवेलेंट निकालने जा रहा हूं अभी। सो ऊपर 100 एंड 250, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज गोइंग टू बी 100 multiplied by 250 divided by 350, right? 100 plus 250. So you can say this is 5 and 7. This should give you 500 divided by 7 ohm. 500 upon 7 ohm. ओके मुझे फीलिंग आ रही है कैलकुलेशन काफी डिफिकल्ट होने वाली है। हमें अप्रोक्सीमेट आइडिया ले लेते हैं। दिस इज गोइंग टू बी 71.4 मान लें इसको, ठीक है। 71.4 ओम, ठीक है। हो सकता है हमें डेसिमल में आसान पड़ जाए, हो सकता है वो फ्रैक्शन में आसान पड़ जाए, बाद में देखते हैं, ठीक है। देन वी हैव 350 मल्टीप्लाइड बाय 200 डिवाइडेड बाय 550. This should give me 7 by 11. So this should give me 1100. Oops, sorry. 1400 by 11. 127.27. नहीं यार, ये सब ना हमें नहीं करना चाहिए इसमें। इसको डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करेंगे। इनफैक्ट मैं तो सोच रहा हूं दिस इज 1400 by 11. नीचे वाला जो है ना 1400 by 11, इसको मल्टीप्लाई करते हैं अपन 5 से। So this should give me 7000 by 55. मैं अभी बताऊंगा क्यों कर रहे हैं हम, ठीक है। इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। This should give me 7000 by 55. और ऊपर वाले के साथ भी हम यही काम करेंगे। इसको भी इस तरह से कुछ मल्टीप्लाई करते हैं ताकि ऊपर मेरे पास आ जाए 7000। तो किससे मल्टीप्लाई करूं मैं उसको? 14. या 14 नो 114। ऊपर क्या करते हैं, you divide numerator and denominator by 14. This should give you 7000 divided by 14 sevens are anyone? 28 98. Okay. क्या हमने क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट कर लिया है? कुछ ऐसा कर सकते हैं, डिनोमिनेटर सेम कर देते हैं हम इनके। हाँ एक काम करते हैं यार, इनके ना डिनोमिनेटर्स सेम कर देते हैं। ऐसे भी हो जाएगा, लेकिन ऐसे ना हो सकता है हम खुद ही कंफ्यूज ना हो जाएं, अपनी जाल में फंस जाएंगे हम लोग। सो दिस इज 500 by 7 and 1400 by 11. लेट्स डू दिस। अब क्योंकि 7 और 11 है तो कुछ है तो कॉमन वॉमन तो है नहीं कुछ, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 77. सो यू मल्टीप्लाई दिस विद 11 और ऊपर तुम्हारे पास आ जाएगा 11 5s are 5500. नीचे you multiply this whole thing with 7 and this should give you 77, and then 0 0 7 4s are 28, 2 goes there and you get
9800. All right. I am interested in the ratio. मेरे को ये पता है कि जो रेजिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पे करंट फ्लो करेगा वो सेम फ्लो करेगा, तो जो रेजिस्टेंस की रेशियो होगी वही वोल्टेज ड्रॉप की रेशियो होगी। इसका मतलब V1 divided by V2 would be equal to 55 divided by 98. Okay, so V1 divided by V2 will be equal to 55 divided by 98. इसका मतलब potential drop across the first would be 55 V2 divided by 98. हमने कुछ गलत तो नहीं किया ना? इतनी मुश्किल कैलकुलेशन होनी नहीं चाहिए थी इसकी। क्या कोई आसान तरीका है क्या हम कुछ मिस कर रहे हैं? 100, 200, 350, 200, क्या कोई आसान तरीका है इसका? एक सेकंड रुको यार। या तो इसका कोई ना कोई आसान तरीका होगा, या फिर ये IIT का क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि जो भी IIT का क्वेश्चन होता है वो इस तरह से नहीं वो क्रिएट करते कि उसमें तुम्हें इतनी ज्यादा मेहनत लगे। ओके, मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा तो हम नॉर्मल अपने तरीके से ही करते हैं। सो V1 plus V2 will be equal to 24. So you can say 55 by 98 V2 plus V2 will be equal to 24. यहां से तुम कैलकुलेट कर सकते हो, V2 को कॉमन ले लो and then you would be getting 1 plus 55 by 98. So 1 plus 55 by 98 is equal to 3, 1 goes there, 153 divided by 98 is equal to 24. So यहाँ से you can calculate V2 is equal to, इसको we will cancel out on 3. So 3 8s are 24, 351. 98 into 8 divided by 51. यार इतनी difficult. 8 into 8 is equal to 64. 6 comes there and you have 72 plus 6 is 78 divided by 51. So you have 784 divided by 51. कुछ ना कुछ तो जुगाड़ लगेगा यार। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं। Can I say this is approximately equal to 780 divided by 50? मैं अभी approximate कर रहा हूँ, ठीक है इसको। So 1 and you have 28, 5, 15.6. So this is approximately 15.6. And then you're gonna have 8.4. तो जो potential का drop है, so 15.6 is V2. मतलब कि जो नीचे वाला है, नीचे वाला is 15.6 volt. And ऊपर जो हमारे पास ड्रॉप आएगा, दिस इज 8.4 वोल्ट। ओके, तो अब बेसिकली तुमको सब कुछ पता चल गया। तुमको R1 के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप पता चल गया, दिस इज 8.4। 250 के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप पता चल गया, दिस इज ऑल्सो 8.4। R3 के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप पता चल गया, दिस इज 15.6। R4 के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप पता चल गया, दिस इज ऑल्सो 15.6। मतलब कि तुमको चारों रेजिस्टर्स R1, R2, R3, R4 इन सब के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप पता चल गया, और इन सब की R की वैल्यू तुमको पता है। अब तुम इजीली यूज कर सकते हो V इज इक्वल टू IR वाला फॉर्मूला। यहां से हर रेजिस्टर के लिए तुमको V पता है, सबके लिए तुमको R पता है, and accordingly you can calculate what will be the value of current.
So I1 अगर तुम ये कैलकुलेशन करोगे then I1 will come out to be 0.084 ampere. I1 is going to be 0.084 ampere. मैंने कुछ नहीं किया, V is equal to IR लगाया, ठीक है. Similarly you will have I2 is equal to 8.4 divided by 250. You can say this is equal to, दोनों sides को 4 से multiply कर दो. You can say this is equal to 1000 and yeah. So this is equal to 0.0336 ampere. This is the value of I2. Similarly तुम कैलकुलेट कर सकते हो I3 की वैल्यू और I4 की वैल्यू. हम एक चीज कैलकुलेट कर लेते हैं, I4 कर लेते हैं. So I4 is equal to 15.6 divided by 200, which is equal to, मैं दोनों sides को 5 से multiply कर रहा हूं. So this gives me 1000 and this gives me 33 goes there, 28, 2 goes there, 7 here, 78, which is equal to 0.078 ampere. Okay, कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट होगी हमारी, पता नहीं क्यों ये क्वेश्चन में. So but this is how you do it. ठीक है, समझ आ गया ना ये? क्या मैंने कंफ्यूज तो नहीं किया तुम लोग को? बेसिकली पहले तुम्हें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के रेशियो कैलकुलेट कर लेनी है कि कितनी कितनी रेशियो में तुम्हारा वोल्टेज डिवाइड होगा, और फिर वो रेशियो कैलकुलेट करने के बाद तुमको पता चल जाएगा हर रेजिस्टर के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन कैलकुलेट व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रेजिस्टर. ओके, लेट्स डू वन लास्ट क्वेश्चन. मेरे पास 2 क्वेश्चंस हैं अभी आज के लिए. वी हैव दिस वन एंड दिस वन. तो इनमें से एक काम करते हैं, ये वाले क्वेश्चन को हम अभी क्लास में करते हैं, and for this question we'll do it as a homework. Okay, so let's do this one. तुमको यहाँ पे बेसिकली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आई वुड रिकमेंड कि अगर पॉसिबल है, अगर तुम इमेजिन कर सकते हो, बिना नोटबुक के करके देखो इसको. जस्ट देख देख के, दिमाग लगा लगा के करके देखो. आगे बढ़ते जाओ, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओ. Can you do this without using your calculators, without using your pens and notebooks? Eighteen fours are 72. हाँ, 18 into 4 is equal to 72. ये काम आएगा तुम्हारे. ओरली हुआ किससे? Without using their pens? Okay, you can use your pens and notebooks. अब try करो.
Okay, so this is 6, 8, 4, 8, 4, 6, 10, 8, 6, 2. Okay, anyone? What's the equivalent resistance? Down, 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 down. Okay, so let me ask you questions. ठीक है, तुम मेरे को बताते जाना. Yes, Riddhima. 62. How much? 62. 62. Whoa. नहीं रिद्धिमा, मुझे फीलिंग आ रही है कि 62 तो नहीं होगा ये, इसी के आसपास ही होगा कोई नंबर 8, 6, 4, 5, यू नो, क्योंकि जो पूरा का पूरा सर्किट देखो ना, पूरा सर्किट लगे सीरीज पैरेलल सीरीज पैरेलल सीरीज पैरेलल, मतलब एक बार रेजिस्टेंस तुम्हारा कम होगा फिर बढ़ेगा, कम होगा बढ़ेगा, कम होगा बढ़ेगा. सो जो भी फाइनल आंसर आएगा वो इसी के आसपास ही आएगा. मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि 6 या 8 या 4 इन्हीं में से एक आंसर आएगा. चलो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है. सबसे पहले ये जो दोनों हैं, क्या ये सीरीज में लगे हैं या पैरेलल में? Series. तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, मतलब इन दोनों की जगह 12. अगर मेरे को एक ही लगाना है तो आई कैन से 12. 12. अब ये जो 12 है ये 6 वाले के साथ पैरेलल में है ना. Yes, sir. सो 12 और 6 की जगह अगर मेरे को अभी एक ही लिखना है यहाँ पे, तो व्हाट कैन आई से, दिस इज 12 और 6 को जब हम पैरेलल करेंगे तो कितना आ जाएगा? This is 12 multiplied by 6 divided by 12 plus 6. So this is equal to 72 divided by 18, which is equal to 4. है ना? So यहाँ पे हमारे पास आ गया 4. Now this 4 and this 8 is in series. Series. Then again तो 12. मतलब कि 8 और 4 इन दोनों को हटा के मैं सिंपली लिख सकता हूं यहाँ पे 12. And now this 12 and this 6 are in, anyone? Parallel. Parallel. Parallel, yes. This 12 and 6 are in parallel, मतलब कि इनको हटा के हम क्या लिख सकते हैं? 4. 4, yes. So now this 4 and this 4 are in Series. and 4 plus 4 is equal to 8. So that means 8 और ये वाला 8 are in Parallel. and the equivalent is going to be 8 by 2, which is equal to 4. 4. Now this 4 and this 4 are in Series. series. That means 4 plus 4 is equal to 8. 8. और ये जो हमारे पास equivalent 8 बन के आ गया, this 8 is in parallel with this 8. और इसका मतलब इनका equivalent आ जाएगा 4. 4. और ये 4 और ये 6 सीरीज में है. 6 plus 4 is equal to 10 ohm is the right answer. Okay, कुछ लोगों को मैंने बहुत बुरी तरह से कंफ्यूज कर दिया है, प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर दैट. मैं थोड़ा सा तुमको आराम से समझाता हूं, ठीक है. नीचे हमारे पास डायग्राम है. सो हमें कैलकुलेट करना है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम शुरू करेंगे. सबसे पहले तो एक बात बताओ यार, हमें किस साइड से शुरू करना चाहिए, लेफ्ट से शुरू करना चाहिए कि राइट से शुरू करना चाहिए? सो ऑब्वियसली हमको राइट से शुरू करना Right चाहिए, से. क्योंकि अगर तुम लेफ्ट में देखो तुमको कुछ नहीं पता चलेगा. क्या ये 6 और ये 4 सीरीज में लगे हैं? नहीं, ये सीरीज में नहीं है, क्योंकि ये बीच में 8 वाली रो निकल रही है भाई एक. और अगर मैं तुमसे पूछूं क्या ये 8 और ये 4 क्या ये सीरीज में है? नहीं, ये सीरीज में नहीं है, क्योंकि ये बीच में एक रो निकल रही है. क्या ये 8 और ये 4 ये दोनों पैरेलल में है? हमको कुछ नहीं पता ये पैरेलल में है सीरीज में है, क्योंकि बीच में और भी बहुत सारे जंक्शंस निकल रहे हैं. सो बेसिकली लेफ्ट से शुरू करना इज अ वेरी अनवाइज चॉइस. हम शुरू करते हैं राइट से, क्योंकि राइट से ये जो दो हैं 10 and 2 ये मेरे को सीधा सीधा दिख रहा है, these guys are in series. क्योंकि अगर यहां से कोई करंट I इधर जा रहा है, that same current I will be flowing through 2 ohm also. That means this 10 ampere and 2 ampere are 10 ohm and 2 ohm are in series. Yes, So sir. 10 ohm and 2 ohm are in series. तो क्या इस 10 और 2 को हम काट के
एक लगा दें यहाँ पे 12 ओम का. So what we are going to do now is this is 10 and this is 2. इन दोनों को हमने हटा दिया और इनकी जगह पे हम एक ही रेजिस्टेंस लगाएंगे with the same color. ठीक है जी. तो ये है 12 ओम. थोड़ा सा हमने सर्किट को सिंप्लीफाई कर लिया. अब मैं चाहता हूं कि तुम इन दो पॉइंट्स को बड़े ध्यान से देखो. ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी. लेट्स से पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए इज VA, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी इज VB. तो जो 12 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल का ड्रॉप होगा दैट विल बी VA माइनस VB या फिर VB माइनस VA डिपेंडिंग अपॉन विच वन इज ग्रेटर, हमको पता नहीं है. सिमिलरली जो नीचे 6 ओम का रेजिस्टर है इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल ड्रॉप सेम ही रहेगा VA माइनस VB. इसका मतलब दिस 12 एंड 6 आर इन पैरेलल. ये क्यों पैरेलल में है? क्योंकि दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेम है. और अगर दो रेजिस्टर्स पैरेलल में होते हैं तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं? दिस इज R1 into R2 डिवाइडेड बाय R1 plus R2 which is equal to 12 multiplied by 6 divided by 12 plus 6 which is equal to 72 divided by 18 which is equal to 4. मतलब कि हम क्या कर सकते हैं, ये 12 और 4 को हटा के 12 और 6 को हटा के हम एक ही यहां पे रेजिस्टर लगाएंगे जिसकी वैल्यू विल बी इक्वल टू 4. अच्छा, अब एक बात बताओ, ये जो 4 ओम रेजिस्टर है और जो 8 ओम रेजिस्टर है, क्या ये सीरीज में है या फिर ये पैरेलल में है? हो सकता है तुमको ये फीलिंग आ रही हो थोड़ी थोड़ी सी कि ये पैरेलल में लगे हैं, है ना? लग सकता है ना कि ये पैरेलल में, क्योंकि पैरेलल में ऐसे ही लगे होते हैं ऊपर नीचे. लेकिन ये पैरेलल में नहीं लगे, क्योंकि अगर तुम ध्यान से देखो, यहां से अगर कोई करंट फ्लो कर रहा है I, ये I करंट जो फ्लो कर रहा है वो यहां पे आके सीधा ऐसे मुड़ जाएगा I. मतलब कि 4 ओम के अक्रॉस और 8 ओम के अक्रॉस जो करंट फ्लो कर रहा है वो सेम करंट फ्लो कर रहा है. और जब भी दो रेजिस्टर्स के अक्रॉस सेम करंट फ्लो करता होता है देन दैट दीज रेजिस्टर्स आर इन सीरीज. इसका मतलब 4 और 8 ओम सीरीज में लगे हैं, तो इनकी कॉम्बिनेशन को हम लिख सकते हैं 4 + 8 विच इज इक्वल टू 12. तो इस जगह पे हम बना सकते हैं 12. Now watch these points A and B. जो पोटेंशियल ड्रॉप 6 ओम के अक्रॉस हो रहा है वही पोटेंशियल ड्रॉप 12 ओम के अक्रॉस भी हो रहा है, क्योंकि जिस पॉइंट का पोटेंशियल VA है, क्या ना इसे मैं इसको भी A और B मार्क कर दूं, A और B, कोई प्रॉब्लम नहीं है इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल. वैसे तो मैथमेटिक्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो तुम बोलोगे सर ये क्या कर दिया, मतलब कि दो पॉइंट्स को तुम एक कैसे बोल सकते हो. लेकिन मैं बोलना चाह रहा हूं कि भाई अगर तुम्हारे पास एक कॉपर की तार है, ये कॉपर की तार पे इनफाइनाइट पॉइंट्स है, मैं सबको ए ही बोल रहा हूं, सारे पॉइंट्स ए हैं जब तक कि कोई रेजिस्टेंस नहीं आ जाता. समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, इफ आई टॉक इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, ये सारे पॉइंट ए हैं, सेम पोटेंशियल पे हैं. जैसे आगे भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस आ गया तब ये पॉइंट की वैल्यू चेंज होगी. हम डायग्राम में देखो, अगर ये पॉइंट ए है, बी 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 बी, ये रहा बी, और ऊपर तक है हमारे पास ए, तो मतलब कि 12 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप इज इक्वल टू 6 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप. मतलब कि ये दोनों लगे हैं पैरेलल में. अगर ये दोनों पैरेलल में लगे हैं तो 6 और 12 का जो कॉम्बिनेशन हमारे पास बन के आएगा दैट इज इक्वल टू 4 ओम वंस अगेन. तो हम यहां पे लिख सकते हैं टाउन 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 4 ओम. ओके, जिनको लग रहा है ये काफी बोरिंग हो रहा है, प्लीज इसकी एक फोटो खींच लो एंड यू कैन स्टार्ट अटेम्प्टिंग दिस. जल्दी से
फोटो खींच लो, 1 2 3 4। मैं वापस उसी स्लाइड पे जा। डन डन डन, प्लीज गिव मी अ थम्स अप खींचने के बाद। ओके, सो दिस इज 4 एंड 4। अब ये जो दोनों 4 एंड 4 हैं, ये दोनों लगे हैं हमारे पास सीरीज में। अगर ये 4 ओम और 4 ओम सीरीज में लगे हैं तो इन दोनों को हम हटा के लिख सकते हैं इकट्ठा 8 ओम। नाउ दिस 8 एंड 8 आर इन पैरेलल, क्योंकि तुम ये दो पॉइंट्स को देखो, ए और बी। जो पोटेंशियल ड्रॉप 8 ओम के अक्रॉस है, वही पोटेंशियल ड्रॉप ये दूसरे वाले 8 ओम के अक्रॉस है। मतलब कि इन दोनों को तुम हटा के लिख सकते हो 4 ओम। नाउ दिस इज 4 ओम, दिस इज 4 ओम, ये दोनों लगे हैं सीरीज में, तो इन दोनों को तुम हटा के इकट्ठा लिख सकते हो 8 ओम। ओप्स, सॉरी, इनको तुम इकट्ठा हटा के लिख सकते हो 8 ओम। नाउ दिस 8 and 8 are in parallel, obviously in parallel, तो इन दोनों को हम हटा के लिख सकते हैं 4 ओम। Now this 6 and 4 are in series, तो इन दोनों को हटा के हम लिख सकते हैं 10 ohm. So the equivalent resistance of this diagram above is 10 ohm. तुमको राइट से शुरू करना है और धीरे धीरे तुमको चेक करना है कि कौन सा रेजिस्टर सीरीज में लगा हुआ है, कौन सा रेजिस्टर पैरेलल में लगा हुआ है। उसके हिसाब से यू हैव टू डू दिस कैलकुलेशन। ठीक है जी, एक आखिरी क्वेश्चन करें, मुझे पता है कि टाइम खत्म हो गया। सो डू यू गाइस हैव टाइम? किसी को जाना तो नहीं है कहीं पे? ओके, if you want to disconnect from the class, you can take a picture of this and then you can disconnect. Otherwise, जिनके पास टाइम है, you can please attempt this question out. ठीक है, यहाँ पे बैटरी तुमको नहीं दे रखी है, तो बैटरी मान लेते हैं हम, कितनी मानिए, 100 वोल्ट मान ले। मान लो यहाँ पे 100 वोल्ट की बैटरी लगी है, तो तुमको कैलकुलेट करना है, कुछ भी कैलकुलेट कर दो यार, सब कुछ कैलकुलेट कर दो। बताओ करंट कितना फ्लो करेगा, सारी तार में से तुमको करंट फ्लो करना है। करंट फ्लो कितना करेगा वो तुमको बताना है। फर्स्ट टोटल करंट कितना होगा, फिर 120 वाले में कितना चला जाएगा, नीचे वाले में कितना करंट चला जाएगा, फिर उसके बाद R4 में कितना करंट जाएगा, R5 में कितना करंट जाएगा, R6 में कितना करंट जाएगा। बेसिकली तुमको सब कुछ बताना है मेरे को। आराम से करो इसको, यू हैव ऑल द टाइम। One 80, 280, 300, साठ। यार एक काम करो, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ। बैटरी को पता क्या करो, 330 वोल्ट की ले लो बैटरी। तुम्हारा क्वेश्चन आसान ही कर रहा हूँ मैं, ठीक है। यू टेक बैटरी इज इक्वल टू 330 वोल्ट, तो तुम नोटिस करोगे तुम्हारा करंट सीधा सीधा 1 एम्पेयर बन जाएगा। योर करंट इज गोइंग टू बी 1 एम्पेयर। कभी सुना
यार अगर तुम थोड़ा ध्यान से देखोगे ना, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है, मतलब कि बहुत ही ज्यादा आसान है, कोई भी कैलकुलेशन करने की तुमको जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। टाइम्स, चलो ठीक है, करें इसको थोड़ा सा। हुआ किसी का? चलो एक क्वेश्चन तो पूछा ही नहीं मैंने, है ना। मान लो तुमको कैलकुलेट करना है कि ये वाली जो वायर है, ये वाली जो वायर है I4, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, मान लो I4, तुमको I4 बताना है कितना करंट फ्लो करेगा इस वायर में से। टेक 2 more minutes। I4 बताना है तुमको, करंट फ्लोइंग थ्रू R4 रेजिस्टर। सर टोटल करंट 1 एम्पियर हो रहा है। हाँ जी, टोटल करंट 1 एम्पियर है। वेरी गुड कशिश। नाउ वो जो मैंने मार्क किया I4, वो करंट कितना होगा सोच के देखो। बिना नोटबुक पेन के सोच के देखो यार एक बार। चलो जी एक बार कैलकुलेट करते हैं हम इसको, ठीक है। ओके, एनीवन? Okay, so this is 100 ohm, ये 120 और 40, 120 और 40 का अगर तुम इक्विवेलेंट निकालोगे, दिस इज 120 into 40 डिवाइडेड बाय, 0.3. आई एम सॉरी 0.3, Yes, sir. पूरा बताओ ना, 0.33 बेसिकली, है ना। Yes, sir. Yes, that's right, 0.33 ampere is the right answer। यहां से फ्लो करेगा 0.33, यहां से भी 0.33, यहां से भी 0.33। चलो एक बार इन दोनों का इक्विवेलेंट देख ले, 120 और 40 का। दिस इज 120 into 40 डिवाइडेड बाय 160, सो 40 into 4 इज इक्वल टू 160, यहाँ पे आ गया 30। इन दोनों का इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 30। और उसके बाद हमारे पास आगे तीन रेजिस्टेंसेस लगे हैं, 60 60 60, तीनों लगे हैं पैरेलल में। तो अगर तुम इनका इक्विवेलेंट निकालने की कोशिश करोगे, यू विल गेट 60 60 60 का इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 60/3 विच इज इक्वल टू 20। उसके बाद हमारे पास लगा है 80, उसके बाद हमारे पास लगा है 100। अब ये सारे बच गए हैं सीरीज में। टोटल कैलकुलेट करें, दिस इज 100 प्लस 30 130, 130 प्लस 20 is 150, 150 plus 80 is 230, 230 plus 100 is 330। टोटल रेजिस्टेंस मेरे पास आ गया 330 ओम, और बैटरी भी हमने लगा रखी है 330 वोल्ट की। तो क्या हम बोल सकते हैं कि इस तार में से जो करंट फ्लो करेगा दैट विल बी इक्वल टू 1 एम्पियर। ठीक है ना, करंट फ्लोइंग विल बी इक्वल टू 1 एम्पियर। अब उसके बाद
यहाँ इसके बाद तुम्हें पेन की जरूरत नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा ध्यान से सोच के देखो यार, करंट फ्लो अगर यहां से 1 एम्पेयर करेगा तो यहाँ पे बट जाएगा आगे जाके, यहाँ पे I1 होगा, यहाँ पे नीचे I2 होगा, लेकिन मुझे मतलब नहीं है कि I1 I2 कितना होगा। I1 I2 कितना भी हो, यहाँ पे वापस 1 एम्पेयर ही आ जाएगा ना, है ना, यहाँ पे वापस 1 एम्पेयर ही आ जाएगा, क्योंकि करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ऐसा तो होनी कि बीच में लूज हो गए, कुछ इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे खत्म हो गए बीच में, तो जितना करंट उधर से चला था उतना ही करंट वापस आ जाएगा। तो इसका मतलब ये जो छोटी सी वायर जा रही है इसमें से करंट आ जाएगा वापस 1 एम्पेयर, करेक्ट। और अब अगर तुम्हारे पास 1 एम्पेयर करंट है और तुम्हारे सामने 3 रास्ते हैं, और तुम अगर ध्यान से देखो ये जो तीनों रास्ते हैं, दीज आर एग्जैक्टली द सेम रूट्स। तुम R3 को ऊपर कर दो, R5 को ऊपर कर दो, R6 को नीचे कर दो, कुछ भी कर दो, करंट को कुछ नहीं पता ना। करंट के सामने तो 3 रास्ते जा रहे हैं, करंट को ये दिख रहा है कि भाई तीनों रास्तों में 60 ओम 60 ओम 60 ओम का रेजिस्टर लगा है, तो मतलब करंट के लिए तो कोई भी भेदभाव है नहीं ना यहाँ पे। तो करंट क्या करेगा, यहाँ पे जाएगा 1/3, यहाँ पे भी जाएगा 1/3, और यहाँ पे भी जाएगा 1/3, और फिर उसके बाद वहां पे आके दोबारा से 1 एम्पेयर करंट बन जाएगा। सही है ना, नो प्रॉब्लम। सिमिलरली कैन यू टेल मी व्हाट इज I1 एंड I2? ये 1 एम्पेयर जो करंट इधर से चला था हमारा, तो इधर भी डिवाइड हुआ था ना ऊपर I1 और I2 में। कैन यू टेल मी द वैल्यूज ऑफ I1 एंड I2? जो भी I1 और I2 की वैल्यूज होंगी, मेरे को एक चीज तो पता है कि दोनों का सम विल बी इक्वल टू 1 एम्पेयर। सो दोनों का सम इज इक्वल टू 1 एम्पेयर, और मेरे को ये पता है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 120 इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 40। दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेम है, इसका मतलब, हाँ जी, somebody unmuted, Yashvi? 0.25 0.25 is what, I1 or I2? I1 I1 is 0.25, शाबाश। I1 is equal to 0.25। ये हमारे पास कहां से आया, क्योंकि मेरे को ये पता है जो ऊपर वाला रेजिस्टेंस है दिस इज 3 टाइम्स नीचे वाला रेजिस्टेंस। नीचे वाले रेजिस्टेंस को तुम R मान लो, तो ऊपर वाला रेजिस्टेंस इज 3R। इसका मतलब ऊपर वाले करंट को अगर तुम I मान लो तो नीचे वाला करंट शुड बी इक्वल टू 3I। ऊपर वाला करंट इज I, नीचे वाला करंट इज 3I। टोटल करंट मेरे को पता है इज 4I। 3I प्लस 1I is equal to 4I, and this 4I should be equal to 1 ampere. इसका मतलब I should be equal to 1/4, which is equal to 0.25 ampere. ये आ गई I की वैल्यू, मतलब कि ऊपर वाली वायर में से करंट फ्लोइंग वुड बी इक्वल टू 0.25 एम्पेयर, एंड नीचे वाली वायर में से करंट फ्लोइंग वुड बी इक्वल टू 0.75 एम्पेयर। अब बेसिकली तुमको सारी वायर्स के अक्रॉस करंट पता चल गया, तुमको हर छोटी छोटी वायर में पता चल गया किसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है। और अगर तुमको हर वायर के अक्रॉस करंट पता चल गया, नाउ इट्स वेरी इजी फॉर यू। तुम्हें हर वायर में रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है, और हर वायर में तुमको करंट की वैल्यू पता है। और अब अगर तुमसे किसी भी सेगमेंट में पोटेंशियल ड्रॉप पूछ लिया जाए, तुम बड़े इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। यू विल अप्लाई द फॉर्मूला V इज इक्वल टू IR। ठीक है जी, this Yes. was all in today's class, and let's meet once again tomorrow 7:30 PM। कोई भी टॉपिक में चेंज नहीं होगा, हम यही टॉपिक करेंगे, इसी को कंटिन्यू करेंगे। हो सकता है थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज कर दें, हम क्वेश्चंस थोड़े से और कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट लें, हो सकता है हम कुछ ज्यादा इंट्यूटिव तरीके सीखे कल की क्लास में, लेकिन क्वेश्चंस में कोई भी बदलाव नहीं होगा। The nature of the questions will exactly be the same, the topic will be the same, the formula used is equal to
the formula used will be V is equal to IR. इसके अलावा और कुछ भी हम इस्तेमाल करने नहीं, इसके अलावा और हम कुछ भी इस्तेमाल नहीं करेंगे. The only thing is, हो सकता है हम कॉम्प्लेक्सिटी को थोड़ा सा इंक्रीज कर दे. व्हेन आई से कॉम्प्लेक्सिटी को इंक्रीज कर देंगे, मतलब कि हो सकता है कि हमारे रेजिस्टेंसेस की वैल्यू बढ़ जाए. हो सकता है कल के क्वेश्चन में क्या हो कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, इसके साथ पैरेलल में हमने एक ऐसे वायर जोड़ रखी है, उसके साथ पैरेलल में एक दूसरा रेजिस्टेंस जोड़ रखा है, मतलब कि बीच में एक खाली वायर मिस मार गया ये, है ना. फिर हम देखेंगे यहाँ पे क्या होता है. दिस इज कॉल्ड अ शॉर्ट सर्किट. सुन रखा होगा ना तुमने, सर्किट शॉर्ट हो जाता है कभी कभी. तो ये शॉर्ट सर्किट इस तरह से होता है कि पैरेलल में अगर तुमने रेजिस्टेंसेस लगा रखे हैं और बीच में एक ऐसी तार भी लगा रखी है जिसपे कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं. ये सारी चीजें हम देखेंगे कल की क्लास में. सो प्लीज be ready when you come tomorrow 7:30. Be prepared with your notebooks and pens. और आज की क्लास को थोड़ा सा अगर तुम्हें रिवाइज करना है तो तुम रिवाइज भी कर सकते हो. And Yashvi suggested that we should do this class in the morning. हाँ, सबसे पहले तो मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूं, then we guys can discuss.